तो चलिए इस एक्सप्लेनेयर में जीव विज्ञान की एक बेहद रोमांचक और फैसिनेटिंग यात्रा पर चलते हैं। इस जर्नी में जीवन की विशाल मैक्रो दुनिया से लेकर हमारी कोशिकाओं के भीतर चल रही छोटी छोटी माइक्रो फैक्ट्रीज तक के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस एक्सप्लेनियर का एजेंडा बहुत ही लॉजिकल है। शुरुआत करेंगे जीवन के विज्ञान को डिफाइन करने से, फिर जीवित दुनिया के वर्गीकरण को समझेंगे। उसके बाद कोशिका की खोज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर, कोशिकीय कारखाने के अंदर का नज़ारा और अंत में प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधों को मिलने वाली ऊर्जा पर नजर डालेंगे। भाग 1, जीवन के विज्ञान को परिभाषित करना, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति। अब देखिए, किसी भी साइंटिफिक jargon को समझने का सबसे आसान तरीका है उसकी एटिमोलॉजी, यानी शब्द की उत्पत्ति को तोड़ना। बायोलॉजी आखिर है क्या? ये सीधे तौर पर दो ग्रीक शब्दों से बना है। बायो, जिसका मतलब है जीवित, और लोगोस यानी अध्ययन। 1801-1802 के आसपास जीन बैप्टिस्ट लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने इस शब्द को गढ़ा था। तो बुनियादी तौर पर हर वो चीज जिसमें चेतना, प्रजनन और श्वसन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन ही बायोलॉजी है। और विज्ञान का ये मानवीय पहलू भी बड़ा कमाल का है। अरस्तु और थियोफ्रेस्टस जैसे शुरुआती विचारकों ने बस अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा और एक बड़ा आधार तैयार कर दिया। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से चलने फिरने वाले जानवरों को जंतु विज्ञान में और एक जगह स्थिर खड़े पौधों को वनस्पति विज्ञान में बांट दिया। भाग 2, जीवित दुनिया का वर्गीकरण, विविधता को समझना। अब मैक्रो दुनिया में जीवन की इतनी विशाल विविधता है कि बिना किसी सिस्टम के इसे समझना असंभव सा है। यहीं पर कैरलिस लीनियस का काम सामने आता है, जिन्हें वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। उन्होंने एक जबरदस्त प्रणाली विकसित की, द्विपद नामकरण यानी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे इंसानों के लिए होमो सैपियंस या आलों के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम। इस दो भाग वाले नामकरण सिस्टम ने पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को एक पक्की और यूनिवर्सल पहचान दे दी। ये पूरा क्लासिफिकेशन एक फनल की तरह काम करता है। सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा जगत या किंगडम होता है, और वहां से फिल्टर होते होते चीजें संघ, वर्ग, कुल और वंश से गुजरते हुए एकदम नीचे एक अकेली प्रजाति यानी स्पीशीज पर आकर रुकती हैं। ये स्पीशीज इस पूरे वर्गीकरण की सबसे बुनियादी और विशिष्ट इकाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इतनी मेहनत से वर्गीकृत किए गए इन तमाम पौधों और जानवरों को बनाने वाला वो सबसे बुनियादी सूक्ष्म निर्माण खंड आखिर है क्या? भाग 3, कोशिका की खोज, सूक्ष्म जगत। तो चलिए अब माइक्रो लेवल पर चलते हैं, जिसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखना वाकई हैरान करने वाला है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बुनियादी माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल जैसी आम चीज को देखा, और फिर 1670s के दशक में वैन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज कर ली। मतलब रोजमर्रा की चीजों को देखने भर से इतनी बड़ी वैज्ञानिक खोजें हो गई। और जीव विज्ञान में एक बहुत ही पुरानी मुर्गी या अंडा वाली बहस चलती थी। इसका समाधान रुडोल्फ विर्चो के इस बेहद मशहूर कोट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला से मिला। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी कोशिका अचानक प्रकट नहीं होती। हर जीवित कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका के विभाजित होने से ही बनती है। भाग 4, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, दो संरचनाओं की कहानी। अब कोशिकाएं भी कई तरह की होती हैं, और इनकी जटिलता को शब्दों की उत्पत्ति से ही समझा जा सकता है। प्रो का मतलब है प्राथमिक और यू का अर्थ है सच्चा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया बहुत ही सरल और पुरानी संरचनाएं होती हैं, जिनमें कोई सच्चा केंद्रक नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पौधे और जानवरों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो एक सुरक्षित केंद्रक और उन्नत संरचना के साथ आती हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का संरचनात्मक अंतर भी काफी अमेजिंग है। पौधों को अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहने के लिए सेल्यूलोज के एक अतिरिक्त कवच यानी सेल वॉल की जरूरत होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं को इसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ एक अर्धपारगम्य झिल्ली पर निर्भर करती हैं, जो एक सिलेक्टिव गेटकीपर की तरह काम करती है। भाग 5, कोशिकीय कारखाने के अंदर, कोशिकांग। अगर एक उन्नत यूकैरियोटिक सेल के अंदर झांकें तो वो बिल्कुल एक बिजी और वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री जैसी दिखती है। न्यूक्लियस इस फैक्ट्री का बॉस है, जो सारे ऑर्डर्स देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर है। राइबोसोम वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं।
गोल्जी बॉडी एक ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग कंपनी का काम करती है और लाइसोसोम सारा वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं। ये फैक्ट्री एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और जाहिर है इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए। ये पावर आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसे इस सेलुलर फैक्ट्री का परम जनरेटर या पावर हाउस कहा जाता है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे फैक्ट्री के फर्श पर होने वाले सारे जटिल काम बिना रुके चलते रहते हैं। भाग 6 प्रकाश संश्लेषण से पौधों को ऊर्जा, वैश्विक प्रभाव। चलिए अब इस माइक्रो लेवल से वापस बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे सेल्यूलर काम पूरी मैक्रो दुनिया को कैसे चलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक बेहद शानदार प्रोसेस है, जहां हरे पौधे लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक छोटी सी कोशिकीय प्रक्रिया का ये वैश्विक प्रभाव सच में अचंभित करने वाला है। यही वो प्रोसेस है जो पूरी दुनिया के लिए खाने का मुख्य स्रोत है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। जॉन एंगनहाउस ने अपने प्रयोगों से ये पूरी तरह साबित कर दिया था कि हवा को शुद्ध करने के लिए सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा जरूरी है। इसके बिना न खाना होता, न जीवन देने वाली हवा। खैर, इस जर्नी के आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। सोचिए जरा, अगर एक अकेली सूक्ष्म कोशिका एक परफेक्ट फैक्ट्री की तरह काम करके इस पूरे ग्रह को ऊर्जा दे सकती है, तो इस प्रकृति में हमारी नजरों से दूर और न जाने कौन कौन सी अविश्वसनीय प्रणालियां छिपी होंगी। वर्गीकरण के विशाल जगत से लेकर कोशिका की उस सूक्ष्म ऊर्जा तक की ये यात्रा असल में इस जीवित दुनिया को समझने की महज एक शुरुआत भर है।